हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब चंगा भला एकदम अच्छा चल रहा है कि नहीं? क्लासेस मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? आना चाहिए, अच्छे से मज़ा आना चाहिए, है ना? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी कमी लगे ना तो प्लीज़ यार बताना। ऐसा नहीं कि बस चुप चुप देखना निकल जाना। अरे पसंद नहीं आया छोड़ो। आप बताइए, कुछ गड़बड़ है तो मैं सही करूँगा उसे। ठीक है ना? बहुत हद तक कोशिश करूँगा सही करने का। ठीक है, आपको मैं रिप्लाई भी देता हूँ, हर कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ। चाहे वो फेसबुक पेज पे हो, चाहे मेरे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे मेरे मैसेंजर पे मैसेज आता हो, चाहे मुझे यूट्यूब कमेंट आता हो, मैं किसी भी कमेंट और किसी भी चीज़ को छोड़ता नहीं हूँ। हर बच्चे को रिप्लाई करता हूँ और पूरा समय देता हूँ। ठीक है। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, ये क्वेश्चन फिर से हम लोग देख रहे हैं। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर के बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं हम लोग, और कई बार पढ़े हैं। कई सारे वीडियोज में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। तो जो बच्चा अभी तक देखता आ रहा है उसे तो पता होगा, लेकिन जो बच्चा यहाँ से देख रहा है उसके लिए दोबारा समझा देता हूँ। जो बच्चे देख चुके हैं उसे आगे बढ़ सकते हैं फॉरवर्ड करके वीडियो को। ठीक है। 561 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन विद इनहिबिशन एक्शन ऑफ द एंजाइम बाय। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन जो होता है उसमें इनहिबिशन एक्शन होता है, पता है हमें, लेकिन किसके कारण होता है? देखो, फिर से व्हाइट स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। मान लेते हैं ग्लूकोज है और ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज का यूज करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहा है। ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का शेप कुछ ऐसा है। मैंने इसको सेम रखा है क्योंकि जो बच्चे पहले से देख चुके हैं उनको ना लगे कि सर कुछ अलग बता रहे हैं। ठीक है ना, ताकि वो लोग आगे जा सकते हैं, उनका टाइम नहीं जाएगा। ठीक है। ये है हमारे पास हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। जैसे ही हमारा ग्लूकोज ज्यादा रहेगा, यहाँ देखो बहुत सारे ग्लूकोज हैं, बहुत सारे ग्लूकोज हैं, और स्टार्टिंग में तो एक भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं होगा। जैसे ही कुछ कुछ इंजाइम आकर के कुछ ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलने लगेंगे, यहाँ पे और ही बहुत सारा है, ठीक है ना, बहुत सारा यहाँ पे है। लेकिन जैसे ही कुछ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने लगेंगे तो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मात्रा बढ़ने लगेगा और ग्लूकोज का मात्रा घटने लगेगा, क्योंकि यही तो ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलने लगा है। तो जैसे ही इसका मात्रा ज्यादा होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, वो जाके अटैच कर जाएगा एलोस्टेरिक साइट पे इंजाइम का, क्योंकि ये ग्लूकोज तो यहाँ के अटैच करेगा ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसी इंजाइम पे एलोस्टेरिक साइट पे जाके अटैच करेगा। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होगा कि ये इंजाइम का जो यहाँ पर का जो शेप है ना वो स्ट्रेट हो जाएगा, यानी कुछ चेंजेस आ जाएंगे ताकि ग्लूकोज इस पे आके ना जुड़ पाए। अब जरा सोचो, अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट खुद जाकर के एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ रहा है और इस एंजाइम के शेप को बदल रहा है ताकि और ग्लूकोज इस पे ना जुड़ पाए। अगर और ग्लूकोज नहीं जुड़ेगा तो और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा क्या? नहीं बन सकता। इसका मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने ही बनने को रोक रहा है। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन के कारण इनहिबिशन कर रहा है अपने ही फॉर्मेशन को। और ये किसके कारण हो रहा है? प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन के कारण हो रहा है, बिकॉज ग्लूकोज 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा सी। ठीक, 18 का क्या होगा आंसर? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? कौन सा प्रोडक्ट जो है रॉन्गली मैच्ड है? डिटर्जेंट में लाइपेज होता है, बिल्कुल होता है, बिकॉज हमारे जो स्टेन्स होते हैं, चाहे वो तेल का दाग हो, तेल का दाग ही सबसे अच्छा एग्जांपल है, तेल हो, प्रोटीन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अलग अलग इंजाइम्स अगर हम लोग डिटर्जेंट में डाल दें तो जो तेल के दाग होते हैं, जो कि लिपिड होता है, फैट होता है, उसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा और लिपिड हमेशा हटा दिया जाएगा, तेल के दाग हट जाएंगे, है ना। इसलिए लोग आज बड़े से बड़े कंपनियां प्रचार करते हैं और अपना प्रूफ देते हैं कि हम लोग कर सकते हैं काम, बिकॉज वो लोग इंजाइम्स का यूज करते हैं। ठीक है। फ्रूट जूस में पेक्टिनेज डलता है, बिल्कुल सही। फ्रूट जैसे कि आप लोग घर पे जब जूस निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे आपको रेशे दिखाई देते हैं, है ना, पल्प दिखाई देता है। लेकिन जब बाहर का जूस आप लोग पीते होंगे, जो पैकेज होता है, बाहर का मतलब ये नहीं कि ठेले पर का नहीं, पैकेज जूस जो होता है, अगर आपने पिया है कभी, अगर पीते होंगे तो उसमें देखते होंगे वो पूरा गाढ़ा होता है। जैसे माजा होता तो पिया ही होगा ना, तो उसमें पूरा गाढ़ा होता है, स्लाइस जो होता है वो पूरा गाढ़ा होता है और उसमें कोई किसी तरह का भी रेशा, फाइबर्स जो होते हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं। फाइबर्स आर प्रोटीन्स। उनको डाइजेस्ट करने के लिए कंपनियां जो होती है, जो कंपनीज होती हैं, वो पेक्टिनेज एंजाइम का यूज करती हैं ताकि वो प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से क्वेश्चन आया है, दोनों के दोनों, जो कि ऑप्शन है ना डिटर्जेंट लाइपेज और फ्रूट जूस वाला, ये दोनों वहीं से आया है। सोचो, ये बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन जो सीबीएसई ने पूछा है, ऑप्शंस में ऐसे ऐसे ऑप्शन ऐड किए हैं जो कि आपको कहाँ कहाँ किस किस चैप्टर में दौड़ने को मजबूर कर रहे हैं। सोचो, अल्कोहल में नाइट्रोजनस, कहीं से नहीं भाई, अल्कोहल में नाइट्रोजनस कहाँ, जाइमेज होता तो समझ में आता है ना, इन्वर्टेज होता तो समझ में आता। आ, ये नहीं होगा इन ठीक है, नाइट्रोजनस नहीं होगा, अल्कोहल में नाइट्रोजनस नहीं होता, बिल्कुल रॉन्गली मैच्ड है। आंसर हमारा यही होगा क्योंकि रॉन्गली मैच्ड ही तो पूछा है। टेक्सटाइल में अमाइलेज, बिल्कुल सही, टेक्सटाइल में अमाइलेज एंजाइम लगता है, क्योंकि देखो टेक्सटाइल बनते हैं हम लोग प्रोटीन से बनाते हैं ना मेनली, तो उसमें तो जो शुगर होता है उसको हटाने के लिए हम लोग अमाइलेज का यूज करते हैं। मॉडर्न डिटर्जेंट्स कंटेन इंजाइम्स प्रिपरेशंस ऑफ, देखो इंजाइम तो हम लोग अभी मैंने बताया ना कि मॉडर्न डिटर्जेंट्स में इंजाइम्स होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन अब ये कर रहा है सीबीएसई वाला
सीबीएसई पीएमटी जो हमारे एग्जामिनर हैं वो क्या कर रहे हैं कि हम लोग यूज तो करते हैं एंजाइम, लेकिन भैया बताओ कि ये एंजाइम आते कहाँ से हैं, तो सोचो कहाँ से आते होंगे। सोच लिया, ये अल्कली फाइल से आते हैं, ठीक है ना। अल्कली फाइल्स कहने का मतलब हो गया कि जो अल्कलाई एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी कि जो कि बेसिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, वैसे बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो ऐसे उनसे इस तरह के एंजाइम्स को निकाला जाता है और मॉडर्न डिटर्जेंट्स में उनको यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिग्नलिंग बिटवीन सेल्स यूजुअली रिजल्ट्स इन द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, एक सेल है आपके यहाँ पे, ठीक है, बॉडी में कहीं, और एक सेल यहाँ पे है, और इसके बीच में कुछ सेल्स और हैं जिनको बात नहीं करना, वो बस चुपचाप खड़े हैं, बैठे हैं। इस सेल को इस सेल से बात करनी है। अगर इस सेल को इस सेल से बात करनी है तो अगर आप लोग इमेजिन कीजिएगा ना, तो यहाँ पे एक अपना कुछ बनाता है, ये घूमते 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 उसके पास आता है और इसको अपना मैसेज पहुंचा देता है। इट्स लाइक ए मैसेंजर, और इट्स लाइक ए कह सकते हो चिट्ठी, ठीक है ना, लेटर है ये एक ढंग का, और वहां पहुंच जाता है। तो ये बताना है कि जो सिग्नलिंग होता है दो सेल्स के बीच में, वो किस प्रोटीन के एक्टिवेशन के कारण होता है, या फिर इस प्रोटीन के एक्टिवेट होने के कारण होता है ना। या फिर ये कह सकते हो कि सिग्नलिंग होने के कारण ये प्रोटीन एक्टिवेट होता है, लेकिन बात यही है कि ये प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होगा ना, तो सिग्नलिंग हो नहीं सकता। आंसर क्या होगा? आंसर होगा काइनेज। काइनेज इज द प्रोटीन, ठीक है, काइनेज इज द प्रोटीन। इसी प्रोटीन के कारण ऐसा होता है, सिग्नलिंग एक दूसरे सेल के बीच में हो सकता है। विथ रेफरेंस टू द एंजाइम्स टर्नओवर नंबर मींस, देखो एंजाइम के रेस्पेक्ट में टर्नओवर नंबर क्या होता है, ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। टर्नओवर नंबर बहुत बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। मैं बताता हूँ आपको ये कहाँ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के पेज नंबर, देखो एनसीईआरटी के पेज नंबर 152 9.9 है, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। उसमें जो पहला पैराग्राफ है ना, उसी में आपको टर्नओवर नंबर डार्क और बोल्ड कलर में देखने को मिल जाएगा, पेज नंबर 152 152, ठीक है। आते हैं इस क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं आगे। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दैट अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स पर मिनट। यहीं पे तो आंसर है। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, सारे के सारे ऑप्शन में सेम है। क्या अंतर है? पर आवर, पर सेकंड, पर मिनट, पर डे, है ना। यही तो अंतर है बस, और बस इसी चीज को तो याद रखना है आपको। क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ होना चाहिए पर मिनट। हम लोग पर सेकंड में कैलकुलेट नहीं करते हैं, पर आवर में नहीं, पर डे में कैलकुलेट नहीं करते, हम लोग पर मिनट में कैलकुलेट करते हैं टर्नओवर नंबर को। और इसीलिए इसका आंसर जो होगा, ध्यान रखेगा, पर मिनट वाला होगा। आंसर शुड बी सी। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। Which graph represents the effect of pH temperature of the velocity of a typical enzymatic reaction? Velocity v है ना। इसका जो ग्राफ जो 157 157 पेज नंबर पे दिया हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर टेम्परेचर या फिर पीएच होता है, और वी जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है। यहाँ पे वेलोसिटी वी के रूप में लिखा है। आंसर शुड बी बी, बिकॉज एक ऑप्टिमम टेम्परेचर या पीएच, देखो पीएच यहाँ पे जाएंगे तो घटेगा, पीएच इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, टेम्परेचर इधर जाएंगे तो घटेगा, टेम्परेचर इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। तो इस एक ऐसा टेम्परेचर है या फिर ऐसा पीएच है जहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है, जहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा है। क्योंकि कम पीएच पे भी देखो एंजाइमेटिक एक्टिविटी बहुत कम है, और ज़्यादा पीएच पे भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है बहुत कम है। कम टेम्परेचर पे भी कम है, ज़्यादा टेम्परेचर पे भी कम है। इसका मतलब एक हर एंजाइम के लिए एक ऑप्टिमम पीएच होता है, और हर एंजाइम के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एंजाइम इज अफेक्टेड बाय एटलीस्ट बाय, देखो क्या होता है कि जो एंजाइम होता है ना, उसका इफेक्टिव कितना है वो, है ना। द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एंजाइम, यानी कि एक एंजाइम कितना इफेक्टिव है, कितने अच्छे से काम कर रहा है, वो जो उसका जो इफेक्टिवनेस होता है, उसको हम लोग अफेक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसको चेंज करने सबसे कम चीज कौन सा है जो कि उसको चेंज करता है? कहने का मतलब बाकी जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इसमें इसमें तीन ऐसे ऑप्शन है जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी को या उसके इफेक्टिवनेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, उसको बहुत ज्यादा उसको बदलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन एक ऐसा है ना जो उतना अच्छे से क्षमता नहीं रखता, उसको बदलेंगे या नहीं बदलेंगे तो उसको एंजाइम को उतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टेम्परेचर पे करते हैं तो बिल्कुल ये तो बहुत अच्छे से बदल देता है ना एंजाइम के इफेक्टिवनेस को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बदलने पे भी एंजाइम का एक्टिविटी जो कि उसका इफेक्टिवनेस होता है वो भी घटता बढ़ता है। एक्टिवेशन एनर्जी को तो एंजाइम खुद घटा रहा होता है। एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग बदल भी नहीं सकते हैं।
तो ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम से कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। देखो हम लोग अपने साइड से नहीं बदल सकते ना, इंजाइम डालते हैं तो इंजाइम बदलता है, ऐसा नहीं कर सकता। देखो हम लोग टेम्परेचर अपने साइड से बदल सकते हैं, इंजाइम डालने पे टेम्परेचर नहीं बदल रहा, या बदल भी रहा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो जरूर बदलेगा, लेकिन हम लोग अपने तरफ से भी इंजाइम का उसको एक बंसन बर्नर पे ऊपर रख दिया तो उसका हम लोग जो मीडियम होता है उसको हम लोग हीट कर सकते हैं, फ्रीजर में रख दिया तो उसको हम लोग ठंडा भी कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग बाहर से बदल सकते हैं, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी जो रिएक्शन का होता है उसको हम लोग बाहर से नहीं बदल सकते, वो तो एक इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी एक रिएक्शन का। आंसर क्या होगा, सी होगा। द एंजाइम विच कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंजाइम को ऐसा बताना है, ऐसा एंजाइम बताना है जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदलता है, इथेनॉल में बदलता है, जिसको दारू भी कहते हैं, शराब भी कहते हैं, है ना। और इसका आंसर क्या होगा, अल्कोहल जो होगा, है ना। क्या होगा 25 का आंसर, जाइमेज होगा। क्या होगा आंसर, जाइमेज होगा। 25 का आंसर जो होगा जाइमेज होगा, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम जो है वो है जाइमेज। क्या है वो, जाइमेज है। कहाँ से आता है बताओ, ईस्ट से आता है। किसने खोजा था, एडवर्ड बुकलर ने खोजा था इसे, है ना, ध्यान रखिएगा। इंजाइम टर्म कूने नहीं दिया था, ये पहले बता चुका हूँ, पहला वीडियो में ही हम लोगों ने देखा था, किसका, शायद बायोमोलिक्यूल्स का, या फिर जब इंजाइम स्टार्ट किया था तब देखा था ना, याद नहीं आ रहा मुझे। द enzymes ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase and phosphoenol pyruvate carboxylase are activated by, ये आंसर भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, पेज नंबर फिर आपको बता देता हूँ, है ना। इन पीपी दिया हुआ है हम लोग को, और क्या दिया हुआ है हम लोग को, आरयूबीपी दिया हुआ है। तो आंसर इसका पहले देख लो, है ना, इसका जो आपको ये बायोमोलिक्यूल्स में आपको मिल जाएगा और चैप्टर में, और ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोचो जरा, सोचो, मैं नहीं बता रहा अभी। ये होगा इसका आंसर मैग्नीशियम। क्या होगा इसका आंसर, मैग्नीशियम होगा, ठीक है, इसका आंसर मैग्नीशियम होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। जो जिंक होता है वो कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जो मैंने पेज नंबर में बोल रहा था बताने के लिए, वही मैं बता रहा हूँ। 159 पे ये लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जिंक इज अ को फैक्टर फॉर द प्रोटीलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ठीक है ना, फॉर द प्रोटीलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज। मॉलिब्डेनम जो होता है वो नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज का कंपोनेंट होता है। मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज जो होता है वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में काम आता है, ठीक है, वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, फिर से वही आ गया यार, है ना, फिर से वही आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस वीडियो में, इसी वीडियो में आ गया, अच्छी बात है, आप लोग को पता चल गया होगा। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, टेम्परेचर या पीएच होता है, तो आंसर क्या होगा, ए या बी होगा, है ना। क्या, सॉरी सॉरी, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, टेम्परेचर या पीएच होता है, तो एक्स एक्सिस तो इधर ना लिखा हुआ है, यहाँ पे तो वाई एक्सिस लिखा हुआ है, तो आंसर देखो ए बी नहीं हो सकता, इसमें डी नहीं हो सकता, तो आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर होगा और वाई एक्सिस पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगा, एंजाइम एक्टिविटी या फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है लिखा हुआ, ठीक। तो इस तरह से हम लोग ने इस वीडियो को खत्म किया, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, अच्छे से क्वेश्चन बनाएंगे और सारे, और आपसे थोड़ी सी बातें भी करेंगे, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड गाइस एंड स्टे हेल्दी।